स्वाध्याय में उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हम अभी स्वाध्याय कर रहे हैं तीन लोक एक परिचय, जिसका आज 8वां भाग आपके सामने उपस्थित है। इससे पूर्व हमने तीन लोक एक सामान्य परिचय और उसके अलावा अधोलोक और मध्यलोक की बहुत सारी बातों को हमने समझा। आज मध्यलोक से संबंधित यह अंतिम कक्षा है, फिर उसके बाद ऊर्ध्वलोक आदि की चर्चा उसमें की जाएगी। आज का विषय है मध्यलोक की भूमियां। वैसे आपने कई बार ये शब्द सुना होगा, भूमि, पृथ्वी आदि। तो जैसे अधोलोक में हमने देखा पृथ्वियां हैं कुल 7, रत्न, शर्करा, बालुका, पंक, धूम, तमो, महातम, प्रभा, भूमयो, है ना। वहां पर भी ये भूमियां होती हैं। एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा, पृथ्वी कहो या भूमि कहो एक ही बात है, कोई ज्यादा अंतर नहीं। तो ये सब जो हैं वो अधोलोक की भूमियां हैं, अधोलोक की पृथ्वियां हैं, जिनकी प्रभाओं के, जिनकी कांति के हिसाब से उनको ये नाम दिया गया है। इसके अलावा कहीं कहीं 8वीं पृथ्वी, कलकला पृथ्वी को भी कहा जाता है, जो 7वीं पृथ्वी के नीचे जहां पंचस्थावर होते हैं, स्थावर लोक होता है, वहां पर 8वीं पृथ्वी कहा जाता है। कभी कभी या कहीं कहीं ईशत प्रागभार नाम की जो ऊपर जहां सिद्धशिला विराजमान है, वहां पर भी एक पृथ्वी कही जाती है। खैर, ये अधोलोक और ऊर्ध्वलोक की बात हो गई। हम मध्यलोक की आज चर्चा कर रहे हैं। मध्यलोक की कौन कौन सी भूमियां होती है। वैसे तो रत्न प्रभा के चित्रा पृथ्वी के ऊपर पूरा मध्यलोक स्थित है, लेकिन उस मध्यलोक में भी वहां के भोग के हिसाब से, वहां के कर्मों के हिसाब से अलग अलग भूमियां बताई गई हैं। आज हम उन्हीं भूमियों की चर्चा आपके सामने करने जा रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का स्वाध्याय, मध्यलोक की भूमियां। ये मध्यलोक कुछ इस प्रकार है, रोज मैं ऐसे दिखाता हूं तो आपको स्पष्ट नहीं होता है। ये मध्यलोक झालर के समान है ना। जैसे झालर होता है ऐसे झालर के समान है। इसमें द्वीप, समुद्र, द्वीप, समुद्र, द्वीप, समुद्र, ऐसे करके असंख्यात द्वीप और समुद्र हमारे इस मध्यलोक में है। ठीक हुआ। ये आपको इस तरह से अगर थोड़ा सा हम ऐसा करते हैं तो ऐसा भी दिखता है ऊपर से। ये द्वीप, फिर समुद्र, द्वीप, समुद्र, द्वीप, समुद्र कर करके ये पूरा लास्ट में स्वयंभू रमण समुद्र, ये स्वयंभू रमण द्वीप। ठीक हुआ। तो इस तरह से ये पूरा एक राजू प्रमाण है ना, एक राजू प्रमाण ऐसे और एक राजू प्रमाण इस तरह से, इस तरह से 1/1 राजू प्रमाण यह मध्यलोक हमारा है, जिसमें बीचों बीच में जम्बूद्वीप है, जिसकी चर्चा हम पिछले स्वाध्याय में खूब अच्छे से की। केवल एक बार आपको रिवीजन की दृष्टि से, जिसमें कुल 6 पर्वत हैं, हिमवान पर्वत, महाहिमवन पर्वत, निषद पर्वत, नील पर्वत, रुक्मी पर्वत और शिखरी पर्वत, जिसमें कुल 7 क्षेत्र बनते हैं। इससे ये भरत क्षेत्र, ये हेमवत क्षेत्र, ये हरि क्षेत्र, ये विदेह क्षेत्र, ये रम्य क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र और यह ऐरावत क्षेत्र है। इस तरह से ये संपूर्ण जम्बूद्वीप 6 पर्वत और 7 क्षेत्रों में विभाजित है। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, बीचों बीच में यह सुमेरु पर्वत है और ये भी पूरा वही चित्र है। ये भरत क्षेत्र, ये हेमवत क्षेत्र, ये हरि क्षेत्र, ये विदेह क्षेत्र, फिर उसके बाद रम्यक, ये हिरण्यवत और लास्ट में ये बिल्कुल जो है वो ऐरावत क्षेत्र है। तो ये भी इस मानचित्र के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं, और जो मैंने पिछली बार बताया था उसको भी उसी तरह से देखा जा सकता है। अब एक ढाईद्वीप भी हमने देखा था पिछले स्वाध्याय में। एक बार पुनः मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा। ये बीचों बीच में जम्बूद्वीप, फिर ये लवण समुद्र, ये पूरा लवण समुद्र, फिर ये धातकी खंड, धातकी द्वीप अथवा धातकी खंड जिसको बोलते हैं, ये बीचों बीच में है। उसके बाद ये कालोदधि समुद्र है ना,
कालोदधि भी बोलते हैं, कालोदधि समुद्र भी बोलते हैं, कालोदक भी बोलते हैं, यह समुद्र है। उसके बाद पुष्करार्ध, ये पुष्करार्ध, पुष्करवर द्वीप का आधा भाग, ये पुष्करार्ध। इस तरह से एक द्वीप, दो द्वीप और ये तीसरा आधा द्वीप, इस तरह से ये 2.5 द्वीप जो है ये मनुष्यलोक कहलाता है। इन्हीं 2.5 द्वीप में सभी भूमियां हैं विशेष रूप से, जिनका वर्णन मैं आज आपके सामने कर रहा हूं, इसलिए आपको ये 2.5 द्वीप का ज्ञान पुनः हो। फिर से एक बार, जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड, कालोदधि समुद्र और पुष्करार्ध, पुष्करार्ध द्वीप, ठीक है। और उसके बाद ये मानुषोत्तर पर्वत आ गया। मानुषोत्तर पर्वत से लेकर के स्वयंभू रमण का जो स्वयंभू रमण द्वीप का जो स्वयं प्रभ पर्वत है, वहां तक की कुछ स्थिति एक है, उसके बाद कुछ स्थितियां भिन्न है, वो सब आगे जो है विषय में आज हम इसको समझेंगे। तो आइए, मध्यलोक में भूमियां, अर्थात इस मध्यलोक में किस तरह की भूमियां हैं, कितने प्रकार की भूमियां हैं, वो हम यहां पर देखते हैं। मध्यलोक में कुल 3 प्रकार की भूमियां होती हैं। एक कर्म भूमि, दूसरी भोग भूमि और तीसरी कुभोग भूमि, ठीक है। इस संपूर्ण मध्यलोक में आपको बस ये 3 प्रकार की भूमियां दिखने को मिलेंगी। या तो वहां कर्म भूमि होगी, या वहां भोग भूमि होगी, या फिर कुभोग भूमि होगी। भूमि का मतलब क्या होता है? जीवों के रहने का जो आधार होता है, मनुष्य और तिर्यंचों के रहने का जो आधार होता है, उसे हम भूमि कहते हैं। नारकी जीव बिलों के आधार से रहते हैं, बिलों में रहते हैं, और देव लोग जो हैं वो विमानों में रहते हैं। पृथ्वी अथवा भूमि पर जिनका आवास होता है मुख्य रूप से, वे तिर्यंच और मनुष्य होते हैं। तो ऐसे इस मध्यलोक में पाए जाने वाले तिर्यंच और मनुष्यों में जो जिन पर वो रहते हैं, वे मुख्य रूप से 3 भूमियां हैं, कर्म भूमि, भोग भूमि और कुभोग भूमि। थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त परिचय, यद्यपि आपने कर्म भूमि और भोग भूमि पढ़ रखा है, कुभोग भूमि आपके लिए बिल्कुल नया विषय है। लेकिन कुछ 10, 15, 20 मिनट में मैं आपको कर्म भूमि और भोग भूमि का जो आपने पढ़ रखा है उसका संक्षिप्त में एक रिवीजन करके और फिर आपको कुभोग भूमि कहाँ है, कैसे है, इस सब बात इसके बारे में आपको बताते हैं। तो आइए सबसे पहले कर्म भूमि के बारे में हम समझते हैं। जिस भूमि के जीव कर्म अर्थात पुरुषार्थ करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसे हम कर्म भूमि कहते हैं। ध्यान से सुनना, कर्म भूमि शब्द में कर्म शब्द का अर्थ वो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरण, वेदनीय आदि मत लीजिएगा, है ना। यहां कर्म का मतलब होता है पुरुषार्थ, क्रिया, काम, अर्थात जहां जीव पुरुषार्थ करके, मेहनत करके, परिश्रम करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उस भूमि को हम कर्म भूमि कहते हैं। ये कर्म भूमि 2 प्रकार की होती है, शाश्वत कर्म भूमि और अशाश्वत कर्म भूमि। शाश्वत का मतलब होता है जो कर्म भूमि हमेशा कर्म भूमि ही रहती है, कभी भी वहां कोई परिवर्तन नहीं होता, हमेशा कर्म भूमि रहती है, वो कहलाती है शाश्वत कर्म भूमि। और अशाश्वत कर्म भूमि जिस भूमि में परिवर्तन होता है ना, जैसे अभी भरत ऐरावत क्षेत्र की जो भूमियां हैं, वहां 4थे, 5वें और 6ठे काल में कर्म भूमि होती है, लेकिन पहले, दूसरे और तीसरे काल में भोग भूमि हो जाती है। तो यहां की कर्म भूमि को हम अशाश्वत कर्म भूमि कहते हैं। देखिएगा, विदेह क्षेत्र की कर्म भूमि शाश्वत कर्म भूमि है ना। जब विदेह क्षेत्र की, वहां कभी भी भोग भूमि नहीं होगी। जो विदेह क्षेत्र का स्थान है, जहां अपन ने पूरी डिटेल से पढ़ा ना, 32 नगरियां जो हैं, है ना, विदेह देश, जो 32 विदेह देश हैं, वो शाश्वत कर्म भूमि है, वहां पर परिवर्तन नहीं होता, शाश्वत कर्म भूमि है और हमेशा चतुर्थ काल ही रहता है।
चतुर्थ काल जैसी ही व्यवस्था वहां पर होती है। ऐसी वो शाश्वत कर्म भूमि है। विदेह क्षेत्र की कर्म भूमि, शाश्वत कर्म भूमि जानना चाहिए। जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो पूरा है ना, ये अपन ने देखा था 8 इधर 8 इधर 8 इधर और 8 इधर, अर्थात 16 पूर्व विदेह में और 16 पश्चिम विदेह में। इस तरह से ये 32 कर्म भूमियां जो हैं वो शाश्वत कर्म भूमि जानना चाहिए। भरत और ऐरावत क्षेत्र की कर्म भूमि अशाश्वत कर्म भूमि है। आप समझ सकते हैं, ये है भरत क्षेत्र जो हम इस चित्र में यहां देख सकते हैं, ये भरत क्षेत्र। बिल्कुल ऐसी की ऐसी व्यवस्था यहां पर ऐरावत क्षेत्र में भी है। तो भरत और ऐरावत क्षेत्र की ये जो भूमियां हैं वे अशाश्वत कर्म भूमि हैं, क्योंकि यहां पर परिवर्तन होता रहता है। अर्थात जब काल परिवर्तन होता है तो पहला, दूसरा, तीसरा काल होता है, तब यही भोग भूमि हो जाती है, और चौथा, पांचवा, छठा काल आता है तब यही कर्म भूमि हो जाती है। इसलिए चूंकि यहां पर हमेशा कर्म भूमि नहीं रहती है, इसलिए इसको हम अशाश्वत कर्म भूमि कहते हैं। यहां इन कर्म भूमियों की क्या विशेषता है ना, इन कर्म भूमियों की क्या विशेषता है, ध्यान से देखेंगे हम। यहां पर, यहां जीव दान पुण्य आदि धर्म कर सकता है, अपनी जितनी इच्छा हो उसके पास जो कुछ भी है उसका दान कर सकता है। षट आवश्यक कर्म आदि को करके वो पुण्य भी अर्जित कर सकता है ना। व्रत उपवास नियम संयम आदि भी कर सकता है। ये सब सामर्थ्य कर्म भूमि जीवों के हैं। अभी अगर आगे पढ़ेंगे अपन भोग भूमि और कुभोग भूमि, वहां का जीव ये सब नहीं कर सकता। और क्या कर सकता है, यहां से जीव संयम धारण कर मोक्ष भी जा सकता है। ध्यान से सुने, अर्थात कर्म भूमि में जीव, केवल कर्म भूमि में, भोग भूमि और कुभोग भूमि में नहीं, कर्म भूमि का जीव संयम धारण करके मोक्ष भी जा सकता है। अर्थात उसका गुण स्थान चौथा, पांचवा, छठा आदि हो करके पूरे 14 गुण स्थानों को व्यतीत करके सिद्धावस्था को भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन कहां पर, जो यहां आपको बताई कर्म भूमि है ना, ये विदेह क्षेत्र की ये कर्म भूमियां हैं और यहाँ की जो कर्म भूमियां, पर इसमें भी ध्यान रखना, केवल जैसे ये जो अशाश्वत है वहां पर मोक्ष कब जा सकता है, जब चतुर्थ काल, केवल चतुर्थ काल। पंचम काल जो अभी चल रहा है, आगे आने वाला छठा काल है, ऐसी स्थिति में मोक्ष नहीं जा सकता। अच्छा, चतुर्थ काल में ही जाएगा, यहां तो हमेशा चतुर्थ काल है, यहां पर भी जब चतुर्थ काल होगा, यहां पर भी जब चतुर्थ काल होगा, है ना। ये भरत जिसको मैंने यहां दिखाया, ये ऐरावत है ना, यहां जब चतुर्थ काल होगा तभी मोक्ष जा सकता है। ठीक है, और उसमें भी कब, कहां से, केवल आर्य खंड से मोक्ष जा सकता है। देखना, होने को तो ये पूरी कर्म भूमि है, लेकिन देखिएगा, ये म्लेच्छ खंड है, ये म्लेच्छ खंड है, ये म्लेच्छ खंड है, ये म्लेच्छ खंड है, ये म्लेच्छ खंड है। इन म्लेच्छ खंडों से जीव मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है, केवल मात्र आर्य खंड से ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। हाँ, यहां हमेशा म्लेच्छ खंड में, यहां म्लेच्छ, यहां म्लेच्छ, यहां म्लेच्छ, यहां हमेशा चतुर्थ काल जैसी ही अवस्था होती है। विजयार्ध पर जो मनुष्य रहते हैं, विद्याधर आदि, है ना, यहां पर भी हमेशा चतुर्थ काल जैसी अवस्था होती है, लेकिन यहां से भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। मोक्ष प्राप्त केवल भरत ऐरावत, है ना, भरत ऐरावत के आर्यखंड से, या फिर इस विदेह क्षेत्र की जो 32 कर्म भूमियां हैं वहां से यह जीव मोक्ष भी जा सकते हैं। तीर्थंकर आदि शलाका पुरुष महापुरुष कर्म भूमि से ही होते हैं, कोई भोग भूमि कुभोग भूमि में नहीं होते हैं। जितने भी तीर्थंकर आदि शलाका पुरुष हैं या और अन्य महापुरुष हैं, वे सब इन कर्म भूमियों से ही होते हैं। ऐसी विशेषता कर्म भूमि में होती है। अब हम संख्या समझते हैं, कितनी कर्म भूमियां होती हैं। तो ध्यान से देखें, एक मेरु संबंधी, ये एक मेरु है, सुमेरु पर्वत है ना, कुल 2.5 द्वीप में 5 मेरु हैं। तो मैं पहले एक मेरु की बात कर रहा हूं। एक मेरु से संबंधित एक ये भरत कर्म भूमि, एक ये ऐरावत
कर्मभूमि और एक विदेह कर्मभूमि। एक मेरु से संबंधित भरत, ऐरावत और विदेह, ये 3 कर्म भूमियां हुई। तो टोटल 5 मेरु से संबंधित है ना, ये 1 मेरु से संबंधित है, तो टोटल 2.5 द्वीप में 5 मेरु हैं। तो 5 मेरु से संबंधित कुल 2.5 द्वीप में 15 कर्म भूमि होती है। ठीक हो गया, कुल 15 कर्म भूमि होती है। ये एक संक्षेप की अपेक्षा से, और यदि हम और विस्तार की अपेक्षा से देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि 32 कर्म भूमियां तो हमारे विदेह क्षेत्र में ही है। ध्यान से सुनना, शास्त्रों में 2 तरह से कर्म भूमियों की संख्या बताई जाती है ना, कुल 15 भी बताई जाती है, कुल 170 भी बताई जाती है। हमें दोनों समझना है। अगर विस्तार से देखें तो कुल 32 विदेह क्षेत्र की नगरियां हैं। 32 विदेह क्षेत्र की नगरियां ये हो गई, एक भरत क्षेत्र 33 और एक ऐरावत क्षेत्र 34। विदेह क्षेत्र की 32, फिर एक भरत और एक ऐरावत, ऐसे एक मेरु से संबंधित कुल 34 कर्म भूमियां हैं। एक मेरु से संबंधित कुल 34 कर्म भूमियां हैं। तो पूरे 2.5 द्वीप में अर्थात 5 मेरु से संबंधित 34 × 5 करने पर 170 कर्म भूमियां होती हैं। ठीक है, कर्म भूमि जब आपसे पूछा जाए तो आपको 2 तरह से जवाब देना है ना, संक्षिप्त रूप से, विस्तार रूप से। संक्षिप्त रूप से अगर कर्म भूमि की चर्चा करें तो टोटल 2.5 द्वीप में 15 कर्म भूमि है, लेकिन जब विस्तार से हम इसको देखते हैं तो कुल 170 कर्म भूमियां होती हैं। ठीक हुआ, इस तरह से यहां पर हमने कर्म भूमि की चर्चा की। अब हम आपको भोग भूमि की ओर ले चलते हैं। भोग भूमि किसे कहते हैं? सबसे पहले भोग भूमि किसे कहते हैं? जिस भूमि के जीवों को कल्प वृक्षों से भोग उपभोग की सामग्री प्राप्त हो जाती है उसे हम भोग भूमि कहते हैं, है ना। अर्थात वो स्थान, वो भूमि जहां के जीवों को कल्प वृक्षों से ही सब प्राप्त हो जाता है। भोगोपभोग की जितनी भी सामग्री होती है वे सब कल्प वृक्षों से प्राप्त कर लेते हैं, उसे हम भोग भूमि कहते हैं। ठीक होगा। उसके बाद यहां क्या व्यवस्था होती है, यद्यपि इसके बारे में अपन पढ़ चुके, मैं सिर्फ एक बार आपको रिमाइंड करा रहा हूं, सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं। भोग भूमि में हमेशा एक जैसी स्थिति होती है, यहाँ कोई नगरों में विभाजित नहीं है। जैसे कर्मभूमि में ये व्यवस्था थी ना कि ये 32 नगरियां हैं, वो है, कोई ग्राम नहीं, कोई राजा नहीं, कोई कुल नहीं, कोई मंदिर आदि नहीं, कुछ नहीं होता। भोग भूमि में ग्राम, नगर, राजा, कुल, मंदिर, हॉस्पिटल आदि कुछ भी नहीं होता है। यहां युगल संतान उत्पन्न होती है, अर्थात माता पिता से, है ना, युगल संतान की ही उत्पत्ति होती है, जो कि आगे जाकर के वे भी पति पत्नी के रूप में हो जाते हैं। संतान की उत्पत्ति होते ही संतान का मुख देखे बिना ही माता पिता की मृत्यु हो जाती है, अर्थात पिता को छींक आने से और माता को जम्हाई आने से, है ना, जम्हाई अंगड़ाई आने से दोनों की मृत्यु हो जाती है। और ये माता पिता अपने बच्चों का मुंह तक नहीं देखते, या बच्चे अपने माता पिता का मुंह तक नहीं देखते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का राग आदि भाव इनके अंदर होता ही नहीं। केवल वे उस संतान को उत्पन्न कर लेते हैं और फिर वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो मृत्यु के प्राप्त होने पर क्या फिर उनको जलाया जाता है, श्मशान ले जाता है, कैसे क्या होता है? जी नहीं, जैसे वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं तत्काल कपूर की तरह उनका शरीर जो होता है वो उड़ जाता है, विलय हो जाता है और समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से उनकी मृत्यु, और इसी तरह से उनके अपने माता पिता से फिर वे बड़े होते हैं, फिर वे आपस में एक साथ रहते हैं। देखना, कर्म भूमि में साथ होने वाली कर्म भूमि में ऐसा नियम नहीं है, कर्म भूमि में अलग अलग संतान भी हो सकती है, एक साथ भी होगी बालक बालिका, तो वो भाई बहन की तरह रहते हैं, पति पत्नी की तरह नहीं रहते। लेकिन भोग भूमि में ये माता पिता की तरह वे मतलब पति पत्नी की तरह रहते हैं और फिर वे अपने भोगोपभोग को भोगते हैं।
इनके बड़ी होने की व्यवस्था क्या होती है ना? तो ये 7 अवस्थाओं में बड़े होते हैं भोग भूमि में। पहले तो शैया अर्थात अंगूठा चूसते हैं, उसमें अमृत आता रहता है, और फिर एक अवस्था, फिर उसके बाद वो बैठना सीखते हैं, उपवेशन, धीरे धीरे वो बैठना सीखते हैं भोग भूमि में। फिर अस्थिर गमन, लड़खड़ाते हुए चलते हैं। फिर स्थिर गमन, बहुत अच्छी तरह से चलने लग जाते हैं। फिर कला प्राप्ति, कई प्रकार की कलाएं होती हैं, उन समस्त कलाओं को प्राप्त करते हैं वे। फिर तारुण्य अवस्था को प्राप्त होते हैं, और अंतिम में सम्यक्त्व प्राप्त करने की योग्यता होती है। इस तरह से ये 7 अवस्थाएं हैं। इन 7 अवस्थाओं से धीरे 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 वे बड़े हो जाते हैं। उत्तम भोग भूमि में यही कार्य मात्र 21 दिन में हो जाता है। मध्यम भोग भूमि में ये कार्य 35 दिन में होता है। तो वही जगन्य भोग भूमि में अर्थात जगन्य भोग भूमि में 49 दिनों में ये कार्य संपन्न होते हैं। तो इस तरह से ये 7 अवस्थाओं में अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ के मनुष्य, देखना, कर्म भूमि में मनुष्य और भोग भूमि के मनुष्यों की स्वभाव की बात करते हैं जहां तक, तो यहाँ के मनुष्य और तिर्यंच बड़े सुखी होते हैं, मृदु होते हैं और निरोगी होते हैं, किसी भी प्रकार का रोग नहीं। कर्म भूमि में तो सुख दुख लगा ही रहता है, लेकिन भोग भूमि में हमेशा सुखी। कर्म भूमि में व्यक्ति अत्यंत खूंखार और अत्यंत खराब परिणामी भी हो सकता है, इसलिए कर्म भूमि से नरक आदि भी जा सकता है, लेकिन भोग भूमि से नियम से स्वर्ग आदि की ही प्राप्ति होती, क्योंकि स्वभाव में निर्मलता होती है, सरलता होती है, मृदुता होती है, और निरोगी होते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार के जीवों को कोई भी रोग नहीं होता है। यहाँ के जीवों को मलमूत्र नहीं, कोई पसीना नहीं, कोई रोग नहीं, मरण नहीं, वेदना नहीं, ये कुछ भी वहां पर नहीं होता है। अर्थात भोग भूमि में केवल सुख ही सुख होता है, और नियम से स्वर्ग जाते हैं। जब जीव बड़ा शांत परिणामी होगा, किसी प्रकार की आकुलता नहीं, किसी प्रकार का क्रोध नहीं, किसी प्रकार की आपदा और विपत्ति नहीं, तो नियम से परिणामों में सरलता होती है, और सरल परिणाम वाले जीव नियम से स्वर्ग को ही जाते हैं। तो यहां से भी नियम से स्वर्ग जाते हैं। हाँ, ये बात जरूर है, अगर वहां भोग भूमि में मिथ्या दृष्टि है तो वो नियम से भवनत्रिक में उत्पन्न होंगे, और सम्यक दृष्टि है तो फिर वैमानिक में उत्पन्न होंगे। आप सबको पता है 4 प्रकार के देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। इसको हम कहते हैं भवनत्रिक, और एक होते हैं वैमानिक। तो भोग भूमि से यदि मिथ्यात्व के साथ गमन करेगा तो निश्चित रूप से भवनत्रिक में, और सम्यक्त्व के साथ जाएगा तो फिर वो वैमानिक आदि स्वर्गों में उत्पन्न होता है। विकलत्रय, अच्छा, भोग भूमि में विकलत्रय नहीं होते। विकलत्रय का मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय। पंचेंद्रिय में भी असेनी नहीं होते, और सेनी भी जलचर और नपुंसक नहीं होते। अर्थात केवल स्त्री, पुरुष, थलचर, है ना, और जो पक्षी आदि होते हैं वे नभचर हो सकते हैं, बस। बाकी कोई इस तरह के विकलत्रय, असेनी, जलचर और नपुंसक नहीं होते। तो होते क्या हैं? एक इंद्रिय होते हैं, है ना, जैसे पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक जीव होते हैं। उसमें पाए जाने वाले जीव नहीं होते, वे जीव होते हैं, लेकिन उसमें पाए जाने वाले जो विकलत्रय आदि जीव हैं वो नहीं होते। सैनी होते हैं, और जलचर नहीं होते, थलचर और नभचर होते हैं। नपुंसक नहीं होते, लेकिन स्त्री और पुरुष भोग भूमि में होते हैं। यहां पर किसी भी प्रकार की कोई धूल, कीचड़, कंकड़, पत्थर आदि इस भूमि में नहीं होते, और कहते हैं कि बिल्कुल स्फटिक मणि की तरह, है ना, स्फटिक मणि की तरह वहां की पृथ्वी होती है, और बहुत सुंदर होती है। कोई प्राकृतिक आपदाएं जो वर्तमान में हम कर्म भूमि में झेल रहे हैं, एक न एक रोज नए समाचार प्राप्त करते कि अब ये प्राकृतिक आपदा हुई, ये महामारी आई, ऐसी कोई भी महामारी आदि भोग भूमि में नहीं होती है। भोग भूमि भी शाश्वत और अशाश्वत होती है ना। जिस तरह से हमने देखा था कर्म भूमि शाश्वत और अशाश्वत, इसी तरह से भोग भूमि भी शाश्वत और अशाश्वत दोनों प्रकार की होती है। जम्बू द्वीप में शाश्वत भोग भूमि
6 प्रकार की होती है ना। कौन कौन सी समझते हैं। जगन्य भोग भूमि, हेमवत और हिरण्यवत। आप देख सकते हैं यहाँ पर भरत क्षेत्र से ऊपर जो क्षेत्र है वो हेमवत क्षेत्र है। ये पूरे क्षेत्र में जगन्य भोग भूमि है, एक यहाँ और एक यहाँ पर हिरण्यवत क्षेत्र है। ऐरावत से पहले हिरण्यवत क्षेत्र है। यहाँ पर जगन्य भोग भूमि शाश्वत है, हमेशा रहती है, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता, हमेशा जगन्य भोग भूमि जैसी स्थिति होती है। मध्यम भोग भूमि ये हरि क्षेत्र है, ये हरि क्षेत्र है और ये रम्य क्षेत्र है। हरि और रम्य क्षेत्र में हमेशा मध्यम भोग भूमि जैसी अवस्था होती है। और उत्तम भोग भूमि कौन सी होती है, तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरा देवकुरु और ये उत्तर कुरु है ना। देवकुरु और उत्तर कुरु करके जो स्थान है ये उत्तम भोग भूमि के होते हैं। तो इस तरह से ये 6 की 6 है ना, कौन सी, 1 है ना, फिर 2 और ये 3, फिर 4, 5 और ये 6, इस तरह से ये 6 शाश्वत भोग भूमि हमारे इस जम्बू द्वीप में है। अर्थात एक मेरु से संबंधित 6 शाश्वत भोग भूमि हुई, तो 5 मेरु से संबंधित 2.5 द्वीप में कुल कितनी भोग भूमियां होंगी, 30 भोग भूमियां होगी। इंटू 5 कर दीजिएगा तो 6 पंच 30, इस तरह से 30 भोग भूमि। कर्म भूमि 15 और भोग भूमि 30 होती हैं। कर्म भूमि 170 भी हो सकती है, लेकिन भोग भूमि 30 ही होती है। अब मैं आपके सामने चर्चा करता हूं अशाश्वत भोग भूमि की। अशाश्वत भोग भूमि कहां होती है, ये हमारा जो भरत क्षेत्र है और जो ये ऐरावत क्षेत्र है। यहां पर जब हमने काल चक्र पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो, है ना, सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, दुखमा दुखमा दुखमा, इस तरह से जो 6 काल होते हैं उसमें जो पहला काल, दूसरा काल और तीसरा काल होता है हमारे यहाँ भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में, यहीं पर भोग भूमि जैसी अवस्थाएं होती हैं। पहले काल में उत्तम भोग भूमि जैसी स्थिति, दूसरे काल में मध्यम भोग भूमि जैसी स्थिति और तीसरे काल में जगन्य भोग भूमि जैसी स्थितियां यहाँ पर हमारे इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में भी ऐसी अवस्था या ऐसी व्यवस्थाएं बनती हैं। फिर प्रश्न होता है कि साहब ये अंतर क्या होता है। आप बार बार बोलते हैं उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जगन्य भोग भूमि, इसमें अंतर क्या है। होने को तो बहुत सारे अंतर, पर आपको 4 बातों को लेकर के मैं यहाँ पर अंतर बताऊंगा कि कैसे अंतर होते हैं इन तीनों प्रकार की भूमियों में। उत्तम भोग भूमि, जहां तक बात हम शरीर की करते हैं, उत्तम भोग भूमि के जीव का शरीर जो होता है वो 3 कोष का होता है। मध्यम भोग भूमि के जीवों का शरीर 2 कोष का होता है और जगन्य भोग भूमि के जीवों का शरीर 1 कोष का होता है। एक कोष में 2000 धनुष होते हैं, है ना। तो 2000 धनुष, 4000 धनुष और 6000 धनुष समझ सकते हैं। अब आहार अगर कोई जीव करता है तो उत्तम भोग भूमि का जीव कितना आहार करता है, हरड़ के बराबर। मध्यम भोग भूमि का जीव बहेड़ा के बराबर और जगन्य भोग भूमि का जीव आंवले के बराबर आहार करता है। उत्तम भोग भूमि का जीव कितने दिनों के बाद आहार करते हैं, उत्तम भोग भूमि का जीव 3 दिन के बाद आहार करता है और बिल्कुल हरड़ के बराबर करता है, बहुत कम। मध्यम भोग भूमि का जीव 2 दिन के बाद भोजन करता है, आहार करता है, लेकिन बहेड़ा उससे थोड़ा बड़ा होता है। और जगन्य भोग भूमि का जीव जो होता है वो 1 दिन के बाद आहार करता है, थोड़ी सी साइज और बड़ी हो जाती है, आंवले के बराबर वो आहार करता है। अब इनकी आयु कितनी होती है साहब, तो उत्तम भोग भूमि के जीव की 3 पल्ले की आयु होती है, मध्यम भोग भूमि के जीव की 2 पल्ले की आयु होती है और जगन्य भोग भूमि के जीव की 1 पल्ले की आयु होती है। एक पल्य में क्या होता है, असंख्यात वर्ष, है ना, असंख्यात वर्षों का एक पल्य होता है। इतनी बड़ी बड़ी आयु इन भोग भूमि के जीवों की होती है और खूब आराम से इन भोग को ये भोगते हैं। ठीक हुआ। अब इसमें सम्यक दृष्टि भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वे भोगोपभोग को भोगते हुए भी
अपने आत्मचिंतन या आत्मा आदि की बात करते हैं। यद्यपि धर्म नहीं होता है ना, होता तो वहां पर भी म्लेच्छ खंड ही है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत उसके अंदर भेद विज्ञान की स्थिति होती है ना, सम्यक्त्व भी होता है, जाति स्मरण से उसको सम्यक्त्व हो भी सकता है, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वे बड़े चाव से उन भोगों को भोगते हैं। आइए अब हम चलते हैं कुभोग भूमिया, है ना, कुभोग भूमि की बात करते हैं। इसको 3 तरह के नाम से भी जान सकते हैं, कुभोग भूमि, अंतर्द्वीप और कुमानुष द्वीप, है ना। यहाँ भोग भूमि जैसी स्थिति तो होती है, लेकिन कल्प वृक्ष आदि नहीं होते, इसलिए इसको कुभोग भूमि कहा जाता है। अर्थात यहाँ भोग उतने अच्छे नहीं होते जितने कुभोग भूमि जैसी स्थिति हो। अंतर्द्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये द्वीप में, ये कुभोग भूमियां कहाँ होती हैं? द्वीप अर्थात टापू, जैसे समुद्र होता है ना, समुद्रों के बीचों बीच में टापू होता है जैसे, है ना, ऐसे टापू की तरह समुद्र के बीच में द्वीप होते हैं छोटे छोटे, इसलिए इनको अंतर्द्वीप कहा जाता है। समझ में आ गया? अंतर्द्वीप अर्थात समुद्र के बीचों बीच में ये द्वीप होते हैं, इसलिए इसको अंतर्द्वीप कहा जाता है। इसमें जो उत्पन्न मनुष्य होते हैं उनको अंतर्द्वीपज म्लेच्छ मनुष्य, ये भी म्लेच्छ होते हैं सब, अंतर्द्वीपज म्लेच्छ मनुष्य। और कुमानुष क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अलग अलग आकृति के होते हैं, जानवरों की आकृति के होते हैं इत्यादि, इसलिए इनको कुमानुष कहते हैं, और उनके द्वीप को कुमानुष द्वीप भी। तो ये भूमियों को आप जब भी शास्त्र में पढ़ेंगे तो ये 3 तरह के नाम आपको सुनने को मिलेंगे, कुभोग भूमि या फिर अंतर्द्वीप या फिर कुमानुष द्वीप, इस तरह से इनको जानिए। कुछ खास बातें हैं यहाँ की, ये भी आपको समझना है। जगन्य भोग भूमि जैसी व्यवस्था यहाँ पर होती है। समझ में आई? जगन्य भोग भूमि जैसी व्यवस्था का मतलब क्या? तो यहाँ जगन्य भोग भूमि, अभी आपको बताया ना, भोग भूमि में 4 प्रकार की बातें देखते हैं अपन, आहार, शरीर, आहार, अंतराल और आयु। तो इस जगन्य भोग भूमि जैसी कुभोग भूमि में व्यवस्था होती है, तो इनका शरीर कितना? 1 कोस का, अर्थात 2000 धनुष बराबर इनका शरीर होता है। फिर आहार भी बहुत कम होता है, थोड़ा आहार में परिवर्तन है, लेकिन ऐसे ही 1 दिन बाद जैसे आहार करते हैं। और आयु भी इनकी 1 पल्ले जितनी होती है। ऐसी जगन्य भोग भूमि जैसी इनकी व्यवस्था, ध्यान से रखना, ध्यान से सुनना कि कुभोग भूमि की व्यवस्था बहुत कुछ जगन्य भोग भूमि जैसी होती है। अंतर कहाँ आता है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। अभी यहाँ पर भी सभी मनुष्य और तिर्यंच युगल ही जन्म लेते हैं, इससे स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर भी नपुंसक नहीं होते, जलचर नहीं होते, असेनी तिर्यंच नहीं होते, विकलत्रय भी नहीं होते। कुभोग भूमि में भी कोई ये सब नहीं पाए जाते, बस 1 इंद्रिय और सेनी पंचेंद्रिय जलचर या थलचर ही जीव पाए जाते हैं। और युगल ही मरण करते, युगल ही जन्म लेते हैं और युगल ही मरण करते हैं। वही स्थितियां जैसी वहां थी, है ना, जगन्य भोग भूमि में अपन ने देखा था, वही यहाँ पर भी जानना चाहिए। और इस कुभोग भूमि की क्या व्यवस्था है? जैसे आपको बताया 1 पल्ले की आयु होती है। मन में प्रश्न हो सकता है 1 पल्ले कितना होता है? तो संक्षिप्त में इतना ही समझें, असंख्यात वर्षों का 1 पल्ले होता है। ऐसे 1 पल्ले की आयु होती है, और जिनकी असंख्यात वर्षों की आयु होती है ऐसे जीवों का अकाल मरण भी नहीं होता, वे अपनी पूरी आयु करके ही मरण को प्राप्त करते हैं। तो कुभोग भूमि के जीवों का अकाल मरण भी नहीं होता है और असंख्यात वर्षों तक की आयु का वो भोग करते हैं। वही बात बताई, जैसे 1 कोस अर्थात 2000 धनुष का शरीर होता है। और यहाँ भोजन की जो बात है जहां तक, तो यहाँ कल्प वृक्ष नहीं होते जैसे कि भोग भूमियों में होते हैं। यहाँ जो है यहाँ उनकी जो मिट्टी होती है, गुफाओं में पाए जाने वाले मिट्टी होती है, या फिर पेड़ पर पाए जाने वाले फल फूल पत्ते, इन सब को खा करके ये अपना जीवन यापन करते हैं। अब ये 1 दिन बाद ही इसका भक्षण करते हैं, बस उसी से उनका काम चल जाता है। हाँ, कल्प वृक्षों से जैसे बहुत सुंदर सुंदर मधुर मधुर व्यंजन प्राप्त होना था, वो यहाँ कुभोग भूमि में नहीं होता। पर हाँ, ये बात जरूर है
कि ये जो मिट्टी खाते हैं वो हमारे यहाँ जैसी मिट्टी नहीं होती। यहाँ की मिट्टी यदि हम आपको कहें खाने के लिए हम खाएं तो नहीं खा सकते, दुर्गंधित होगी या खराब होगी, इसको हम नहीं खा सकते। लेकिन यहाँ की मिट्टी भी बहुत अच्छी, बहुत स्वादिष्ट, बहुत मधुर होती है यहाँ की अपेक्षा। यहाँ बड़े बड़े स्वादिष्ट व्यंजन जो होते हैं उससे भी बहुत अच्छी वहाँ की मिट्टी होती है, वहाँ के फल फूल और पत्ते आदि होते हैं। तो जिसको खा करके वे अपने आप में खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं। ठीक हो गया। तो अच्छा, ये रहते कहाँ पर है वहां पर, है ना, जैसे मान लीजिए उस टापू पर है तो टापू में भी कहाँ रहते हैं, तो उसमें कुछ गुफाओं में रहते हैं और कुछ जो वृक्षों पर, है ना, वृक्षों के आसपास, वृक्षों के नीचे या वृक्षों के आसपास रहते हैं। ये उनकी यहाँ की व्यवस्था है। अब कौन गुफाओं में रहते हैं, कौन वृक्षों में रहते हैं, वो हम आगे आपके सामने स्पष्ट करेंगे। तो कुभोग भूमि में जीव जो हैं वो कहाँ रहते हैं, तो या तो अंदर गुफाओं में रहेंगे या फिर वृक्षों पर, है ना, वृक्षों पर, वृक्ष के नीचे, वृक्ष के आसपास इनका निवास स्थान होता है। यहां से मोक्ष नहीं जा सकते, है ना, आपको बताया ना कि यहाँ मनुष्य और तिर्यंच होते हैं, लेकिन यहां से भी जीव मोक्ष नहीं जा सकते, क्योंकि मोक्ष जाने का स्थान केवल कर्म भूमि है। कर्म भूमि में भी केवल आर्यखंड, आर्यखंड में भी केवल चतुर्थ काल जहां पर हो, चतुर्थ काल जैसी अवस्था जहां पर होता है, वही जीव केवल मोक्ष जा सकते हैं। यहां कुभोग भूमि में अगर मिथ्या दृष्टि होगा तो ये भी, है ना, मोक्ष नहीं जा सकते, तो नरक भी नहीं जाते हैं, ये भी नियम से स्वर्ग ही जाते हैं। कुभोग भूमि का जो जीव होता है वो भी नियम से स्वर्ग ही जाता है। और मिथ्या दृष्टि होगा तो भवनत्रिक में, और सम्यक दृष्टि होगा तो सौधर्म, ईशान, इस तरह से इन दूसरे स्वर्ग तक ही ये जीव जाते हैं। इन्हें किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट नहीं होता, है ना, किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट, जैसे हमको रोग हो गया, है ना, हमको भी जिस तरह से बड़ी पीड़ाएं होती है, हाथ पैर टूट गया इत्यादि, जो है शारीरिक कष्ट, रोग होना या आदि एक्सीडेंट होना, ये कोई भी कष्ट उनको नहीं होता। बस, तो फिर इनको कुभोग भूमि क्यों कहते हैं अथवा कुमानुष क्यों कहते हैं? होते तो बिल्कुल इसी तरह, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो है जिसको कारण इनको कुभोग भूमि कहा जाता है वो ये है बात, मनुष्य आयु का अनुभव करते हुए भी पशुओं जैसा आचरण करते हैं, है ना, पशुओं जैसी इनकी आकृति होती है, पशुओं जैसी, है ना, कैसी आकृति होती है वो भी आगे हम समझेंगे कि कभी कोई घोड़े जैसा मुख है किसी का हाथी जैसा मुख है, किसी का बंदर जैसा मुंह है, ऐसे, है ना, ऐसी आकृति होती है, थोड़ी बहुत फीलिंग उनको मनुष्यों जैसी होती है। ये ऊपर का भाग थोड़ा सा उनका चेंज होता है, इसलिए ये कुमानुष कहलाते हैं या कुभोग भूमि कहलाते हैं। और आचरण भी इनका पशुओं जैसा ही होता है। तो होते भले ही मनुष्य, लेकिन, है ना, उनके मनुष्य आयु कर्म नाम कर्म का ही उदय, मनुष्य आयु कर्म का ही उदय चलता है, लेकिन पशुओं जैसा आचरण इनके होता है। ये कौन से मनुष्य होते हैं फिर? दो तरह के मनुष्य होते हैं ना, एक तो आर्य और एक म्लेच्छ। तो ये कौन से मनुष्य होते हैं? ये म्लेच्छ मनुष्य होते हैं, है ना, ये म्लेच्छ मनुष्य होते हैं। बस इनमें धर्माचरण आदि पाया जाता है, और ये कह सकते धर्माचरण तो नहीं, पर यहाँ का म्लेच्छ मनुष्य सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है, अर्थात सम्यक दृष्टि हो सकता है। कुभोग भूमि का जीव सम्यक दृष्टि, म्लेच्छ जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है, लेकिन हमारे जो ये भरत, ऐरावत आदि क्षेत्र में जो 6 खंड है, उसमें जो म्लेच्छ खंड है वहां सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं कर सकता, वहां किसी भी प्रकार का धर्म आदि उसके नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ का जो जीव है ना, कुभोग भूमि का जो मनुष्य है, जो म्लेच्छ है, किंतु सम्यक्त्व प्राप्ति करने की योग्यता, अर्थात 1 से 4 तक गुण स्थान उसके हो सकते हैं। अब ये रहते कहाँ हैं? बात यह सबसे बड़ी है कि ये कुभोग भूमि की इतनी सारी चर्चा तो हमने सुन ली, अब आप ये भी बता दीजिए कि ये रहते कहाँ हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लवण समुद्र में और कालोदधी समुद्र में, ध्यान से सुनिएगा, समुद्रों में रहते हैं। समुद्रों के बीच में टापू बने हुए हैं, उन टापुओं में
है ना, टापू तो समझ रहे होंगे आप लोग सब। उन टापुओं में, समुद्रों के बीच में जो टापू बने हुए हैं, उन टापुओं में ये जीव रहते हैं। आइए कैसे हैं थोड़ा इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। ये हमारा जम्बू द्वीप, ये सुमेरु पर्वत, ये जम्बू द्वीप है ना। उस जम्बू द्वीप में ये देखिएगा, जम्बू द्वीप का यह भरत, आप देख पा रहे हैं, ये भरत क्षेत्र है और ये ऐरावत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र का यह विजयार्ध पर्वत है और ये ऐरावत क्षेत्र का विजयार्ध पर्वत है। भरत क्षेत्र है किंतु पर्वत का नाम ये हिमवन पर्वत है और ये शिखरी पर्वत है ना। और दोनों क्षेत्रों में विजयार्ध पर्वत है। ध्यान से सुनिएगा, जम्बू द्वीप, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र। भरत क्षेत्र का यह हिमवन पर्वत और ये विजयार्ध पर्वत, ऐरावत क्षेत्र का यह शिखरी पर्वत और विजयार्ध पर्वत। ठीक हुआ। और ये पूरा लवण समुद्र 1,00,000 योजन प्रमाण जम्बू द्वीप, तो 2 लाख यहां से लेकर के यहां तक, ये 2 लाख प्रमाण जो है ये लवण समुद्र जानना चाहिए। इसमें 3 लेयर होती है ना, होने को ये 3 प्रकार के, वैसे कोई ऐसी लेयर बनी नहीं हुई है, पर अगर हमें कुभोग भूमि समझना है तो इस तरह की इन 3 परतों को समझेंगे। एक तो ये हुई, एक दूसरी ये होगी और तीसरी ये। इस प्रकार से 3 लेयर होती हैं। इस लेयर के माध्यम से हम यहाँ की कुभोग भूमियों को समझते हैं। देखिए, ये एक, ये दूसरी और ये तीसरी लेयर, इस तरह से 3 लेयर यहाँ पर होती हैं। आइए अब हम सबसे पहले ये जो है वो सबसे पहले आया जम्बू द्वीप में 500 योजन दूरी पर, है ना। सबसे पहले ये 4 दिशाओं में, है ना, 4 दिशाओं में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, 4 दिशाओं में। और ये हमारा जम्बू द्वीप, इसकी यहां से कुल 500 मीटर, 500 योजन की दूरी पर 4 दिशाओं में ये टापू बने हुए हैं, चारों दिशाओं में। ठीक है। और इसका विस्तार कितना है? 100 योजन विस्तार वाले हैं। अर्थात ये अपने आप में, जैसे जम्बू द्वीप का विस्तार कितना, 1,00,000 योजन है, इसी तरह इनका 100 योजन विस्तार वाले चारों दिशाओं में ये टापू बने हुए हैं या 4 कुल भोग भूमि है। ठीक है। इसमें यहां जो पूर्व में रहने वाले जो जीव होते हैं वे 1 पैर वाले होते हैं, अथवा 1 जंगा वाले, 1 पैर वाले होते हैं। इधर जो होते हैं वे 1 पूंछ वाले होते हैं। उत्तर में जो होते हैं वे गूंगे जीव होते हैं, गूंगे होते हैं। और नीचे दक्षिण में जो होते हैं वे 1 सिंग, ऊपर 1 सिंग होता है, जैसे पशुओं के 2 सिंग होते हैं बड़े बड़े, ऐसे यहाँ का जो जीव होता है उसके ऊपर 1 सिंग भी उगा हुआ होता है। ऐसे यहाँ के 4 दिशाओं के, है ना, ध्यान से सुनना, यहां से कुल 500 योजन दूरी पर है, चारों दिशाओं में होते हैं। इस टापू का विस्तार जो है वो कुल 100 योजन है और कुल ऐसे 4 टापू यहां पर होते हैं। इनकी विशेषता, यहां 1 पैर वाले होते हैं, यहां जो होते हैं इनके पूंछ निकली हुई होती है पीछे से, और इधर वाले जो होते हैं बिल्कुल गूंगे होते हैं, बोल ही नहीं पाते। और यहां जो होते हैं उनके सर पर 1 सिंग भी उगा हुआ होता है। और आगे चलते हैं हम आगे, तो हम इस अवस्था तक पहुंचते हैं। ध्यान से देखें, अभी तो हमने यहां तक देखा था, अब थोड़ा सा यहां से यहां तक जाते हैं हम। अब हम विदिशाओं की बात करते हैं। और यहां से यहां तक, अर्थात जम्बू द्वीप से कुल 550 योजन दूरी पर, जम्बू द्वीप से कुल 550, है ना, ये 550 की दूरी पर दूसरी लेयर बनी, जो ये दूसरी लेयर है, इस पर विदिशाओं में ये बने हुए होते हैं, चारों विदिशा। अर्थात जैसे ये हो गया ईशान, ये हो गया आग्नेय, ये हो गया नैऋत्य और ये हो गया वायव्य। ऐसी 4 विदिशाएं होती हैं, इन चारों विदिशाओं में होते हैं। कुल 4 होती हैं, 1 2 3 4, है ना। और लेकिन इसका विस्तार जो है वो इससे आधा है। जो दिशाओं में थे ये 100 योजन थे, लेकिन ये
50 योजन इनका विस्तार, ये जो टापू बने हुए हैं ये 50 योजन के विस्तार वाले होते हैं। इनकी विशेषता कैसी होती है? इनकी विशेषताएं कानों को लेकर के होती है ना। इनके कान के अपेक्षा से अपन देख सकते हैं। तो जैसे यहां ईशान कोण में जो रहते हैं जीव, है ना, कुभोग भूमि वाले जो जीव होते हैं, उन मनुष्यों के, है ना, मनुष्यों की बात कर रहा हूं, उन मनुष्यों के खरगोश के समान कान होते हैं। यहां जो होते हैं उनके मछली के समान, है ना, मछली के देखे होंगे आपने, मछली के समान कान होते हैं। यहां जो होते हैं वो प्रावरण, है ना, प्रावरण के जैसे इनके कान होते हैं, बड़े बड़े ऐसे, है ना। प्रावरण का मतलब होता है अच्छी तरह से जिसको ओढ़ा जा सकता है, जैसे चद्दर शॉल आदि। तो ऐसे बड़े, बिल्कुल बड़े बड़े कान होते हैं और ये लंबे, ऐसे लंबे लंबे कान वाले होते हैं। तो इस प्रकार ये कुल कितने हो गए? ये भी 4 हो गए, 4 दिशाओं में और 4 विदिशाओं में। अंतर क्या हो गया? ये 100 योजन विस्तार वाले हैं, ये 50 योजन विस्तार वाले हैं। इनके सब कानों की विशेषता वाले ये होते हैं। तो ये टापू, बस ये अंतर, ये पहली लेयर में बने हुए थे और ये दूसरी लेयर में। अंतर क्या हुआ? पहली लेयर वाले 500 योजन दूरी पे हैं और ये 550 योजन दूरी पर होते हैं। और तीसरे देखते हैं। अब ये जो है यहाँ जम्बू द्वीप से ये भी 550 योजन दूरी पर हैं, ये भी दूसरी लेयर पर आए। देखो ये वाला जो कलर है, ये भी टापू जो बने हैं, पर अब ये कहाँ है? चारों दिशा और विदिशाओं के अंतराल में है। देखना, ये दिशा, ये दिशा है ना, और ये विदिशा है। तो ये और ये इनके बीच में ये और ये इनके बीच में ये और ये इनके बीच में ये दिशा और विदिशाओं में बने हैं ना। ये विदिशा और ये दिशा, इसके बीच में भी है, दिशा और विदिशाओं के बीच में, दिशा और विदिशाओं के बीच में है। इस तरह से ये दिशाओं और विदिशाओं के बीच में होने से कुल 8 टापू ये होते हैं। ध्यान से सुनना, ये होते कहाँ हैं? ये होते हैं दूसरी लेयर में, अर्थात हमारे जम्बू द्वीप से कुल 550 योजन दूरी पर ही ये होते हैं। ठीक हो गया। और ये कुल 8 टापू बने होते हैं कुभोग भूमि के। इनके चेहरे कैसे होते हैं? तो यहां से हम चालू करते हैं। इनके मुख की विशेषता है, ध्यान से सुनिएगा, कि ये कुभोग भूमि जीव, इनके मनुष्यों की बात बता रहा हूं। तिर्यंच तो अपनी तरह तिर्यंच होते ही हैं, लेकिन यहाँ जो मनुष्य पाए जाते हैं उनके कैसे चेहरे होते हैं? तो यहाँ जो होता है वो अश्व माने घोड़े जैसा इनका मुख होता है। यहाँ जो होते हैं वो शेर जैसे मुख वाले होते हैं। यहाँ जो होते हैं वो श्वान, कुत्ते जैसे मुख वाले होते हैं। यहाँ भैंस, है ना, जैसे भैंस होता है ना, भैंस जैसे मुख वाले जो होते हैं वो यहाँ रहते हैं, वो पूरे एक जैसे होते हैं। फिर सूकर जैसे मुख वाले होते हैं यहाँ के जीव। बाघ, है ना, टाइगर जैसे मुख वाले होते हैं यहाँ के जीव। कौवे जैसे मुख वाले होते हैं। और लास्ट में यहाँ पर वानर अर्थात बंदर जैसे मुख वाले यहाँ के जीव होते हैं। तो इस तरह से इन जीवों में भी कुछ न कुछ अंतर देखने को मिलता है। और अंतिम में और यहाँ पर देखते हैं। अब हम थोड़ी सी तीसरी लेयर पर जाते हैं, थोड़ा सा और दूर जाते हैं। देखिएगा यहाँ से ये यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये तीसरी लेयर पर आ गए। अब हम ध्यान से देख रहे होंगे आप लोग, ये तीसरी लेयर पर जो कितनी दूर है जम्बू द्वीप से? 600 योजन दूर। ये 500 योजन, ये 550 योजन और ये 600 योजन दूर पर है। तो ये 600 योजन दूरी पर है। कहां पर है ये? तो दोनों विजयार्ध, ये विजयार्ध पर्वत है, ये भी विजयार्ध पर्वत है। दोनों विजयार्ध के पार्श्व भागों पर ये होते हैं। पार्श्व भाग का मतलब साइड में, आप देख सकते हैं ये विजयार्ध पर्वत है। विजयार्ध की बिल्कुल सीधी में यहां विजयार्ध से 600 योजन दूर इस तरफ, विजयार्ध से 600 योजन दूर इस तरफ, विजयार्ध से 600 योजन दूर इस तरफ और विजयार्ध से 600 योजन दूर इस तरफ ये टापू बने हुए हैं। और ये कितने विस्तृत है? ये केवल 25 योजन विस्तार वाले हैं, है ना। ये दिशा वाले जितने भी थे
प्रथम लेयर में जो थे वो 100 योजन विस्तार, सेकेंड लेयर में जितने भी थे ये 50 योजन विस्तार वाले, और थर्ड लेयर में जो हैं वे सब 25 योजन विस्तार वाले जानने चाहिए। इनके भी मुख आदि कैसे होते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। देखिएगा विजयार्थ की, है ना, विजयार्थ पर्वत की जैसे यहां पर हम लेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये वाले जो जीव हैं इनके हाथी जैसा मुख होता है। यहां से इस तरफ ये जिनका होता है वो दर्पण जैसे मुख वाले होते हैं ना, जैसे दर्पण होता है बिल्कुल फ्लैट, ऐसे दर्पण जैसा मुख होता है। और ये फिर इधर भरत क्षेत्र का जो विजयार्थ है इसके इस तरफ जो है वो गाय जैसे मुख वाले होते हैं, और ये मेढे, है ना, बकरा आदि होता है ना, उनके जैसे मुख वाले होते हैं। तो थोड़ा सा और दूर जाने पर हमको ये पता चला कि ये तीसरी लेयर में और ये छोटे छोटे होते हैं। और एक और अंतिम आपको समझना होगा, ये है जम्बू द्वीप से 600 योजन की दूरी पर ही है, ये यहाँ 600 योजन दूरी पर ही है, किंतु अब ये कहां पर है, हिमवन और शिखरी पर्वत के दोनों पार्श्व भागों पर। ये हमने आपको बताया था ये हिमवन पर्वत है। हिमवन पर्वत के यहाँ और ये यहाँ देखो, इसके बिल्कुल इसके इस पार्श्व भाग में सिद्ध में यहाँ बनेगा। ये इसी तरह से शिखरी पर्वत है, शिखरी पर्वत के यहाँ और शिखरी पर्वत के यहाँ पर, इस तरह से दोनों पार्श्व भाग में, और 600 योजन दूर जा करके है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ बनी। इसका विस्तार भी 25 योजन विस्तार वाले होते हैं, और कुल 4 होते हैं, ये भी 1 2 3 और 4। ठीक है, हिमवन पर्वत पर जो होते हैं, जैसे ये हिमवन पर्वत पर जो होते हैं, यहाँ जो होते हैं वे मछली जैसा इनका मुख होता है, और ये काल जैसा मुख वाले होते हैं। उसी तरह शिखरी पर्वत पर बिजली जैसा मुख होता है इनका, और ये बादल, आकाश में जैसे बादल दिखाई देते हैं ना आपको, क्लाउड्स, उस बादलों जैसे मुख वाले ये जीव होते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से यदि हम पूरा टोटल करते हैं योग, अब आप बिल्कुल योग करके देखते हैं तो कितने हुए, कुल कितने कुभोग भूमियां हुई, तो आपको यहाँ जम्बू द्वीप के तट पर स्थित कुभोग भूमियों की संख्या आपको बताता हूं। चारों दिशाओं में 4, 1 2 3 4, चारों विदिशाओं में 4, 1 2 3 4, 4 हो गया। 8 अंतरालों में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अंतरालों में हो गए। दोनों विजयार्थ के पार्श्व भागों में 1 2 3 और 4, दोनों विजयार्थ के पार्श्व भागों में कुल 4 हो गए। हिमवान पर्वत के पार्श्व भागों में 1 2 और शिखरी पर्वत के पार्श्व भागों में 2। इस तरह से कुल जम्बू द्वीप के तट पर, है ना, जम्बू द्वीप से कुल 600 योजन की दूरी पर कुल कितनी कुभोग भूमियां या कुल कितने टापू हैं जहां कुभोग भूमि जीव रहते हैं, तो जब इन सब का टोटल करते हैं तो ये कुल 24 हो जाते हैं। ठीक हो गया, ये कुल 24 कुभोग भूमियां हुई। अब और देखते हैं धातकी खंड, आपको यहां फिर से दिखा देता हूं। ये हमने अभी जम्बू द्वीप से, ये देखो आप जम्बू द्वीप के इसकी बात की है ना, उसके बाद लवण समुद्र के उस तरफ धातकी खंड है। तो धातकी खंड की तरफ से यहां से जो अंदर 600, जैसे जम्बू द्वीप से लवण समुद्र में 600 योजन दूर जाने पर 24 टापू मिले, ऐसे ही धातकी खंड से 600 योजन अंदर आने पर इस तरफ है ना, इस तरफ 600 योजन अंदर आने पर इधर भी 24 ही होते हैं। बिल्कुल वैसे के वैसे ही रचना इधर भी बनी हुई है। ठीक ऐसे के ऐसे धातकी खंड के इस तरफ, है ना, धातकी खंड के इस तरफ भी और धातकी खंड के इस तरफ, ये जैसा मेरा आप कर्सर देख पा रहे होंगे, ये इस तरफ भी बिल्कुल 24 के 24 हो गए। और धातकी खंड के इस पुष्करार्ध द्वीप के तट पर, ये पुष्करार्ध द्वीप है और इसके पुष्करार्ध तट पर भी 24 हो गए। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये लवण समुद्र है, लवण समुद्र में 24 इधर 24 इधर, 48 कुभोग भूमियां लवण समुद्र में है और
48 कुभोग भूमियां कालोदधि समुद्र में हैं। होती तो समुद्रों में ही है, तो लेकिन कहां, फिर से समझे, जो 48 जो है वो लवण समुद्र में है और 48 जो है वो कालोदधि समुद्र में हैं। तो अब कुल कितनी हो गई, कुल कुभोग भूमियां अगर आपसे पूछा जाए कुल कुभोग भूमियां कितनी हुई, तो जम्बूद्वीप मतलब लवण समुद्र में 24 और 24 48, कौन कौन से, एक तो जम्बूद्वीप के जो तट पर है वो, और एक धातकी खंड के तट पर है। ऐसे 24 और 24 लवण समुद्र से 48 हो गई, और इसी तरह से कालोदधि समुद्र के एक होता है धातकी खंड के तट पर, ऐसे वही 600 योजन जाने पर, और इसी तरह से पुष्करार्ध में भी अंदर 600 योजन आने पर आपको टापू मिलते हैं। तो कुल कुभोग भूमियां कितनी हुई, तो उत्तर होगा इन सब को टोटल करने पर 96 जो है वो कुभोग भूमियां होती है। ठीक हो गया, ये 96 कुभोग भूमियां। कुछ विशेष बात मैंने आपको कही थी कि ये कौन से जीव कहां रहते हैं, तो जो एक पैर वाले, ये वाले जो यहां होते हैं ना, जो केवल एक पैर वाले, ठीक है, ये एक पैर वाले हैं, ये एक पूंछ वाले हैं, ये गूंगे होते हैं, ये सिंह जैसे होते हैं, है ना, यही पढ़ा था आपने। तो इसमें जो एक पैर वाले होते हैं वे गुफाओं में रहते हैं, ये गुफाओं में रहते हैं, और साथ में यही जो गुफाओं में इतने सारी कुभोग भूमियों में केवल यहां वाले जो होते हैं वो ही गुफाओं में रहते हैं, बाकी सब पेड़ों के आसपास, पेड़ों पर, पेड़ों के नीचे ये सब रहते हैं। तो जो गुफाओं में रहते हैं वे मिट्टी और घास खाते हैं, है ना, और यहाँ की अपेक्षा वो बहुत स्वादिष्ट घास होती है, और शेष सभी पेड़ों पर रहते हैं और वे कंदमूल, फल, पत्तियां, है ना, आदि सब चीजें खाते हैं, जो कि वो उनके लिए अत्यंत स्वादिष्ट होती है। अब व्यवस्था कैसी होती है वो आपको मैंने बताई दी थी। यहाँ पर हमेशा जगन्य भोग भूमि जैसी व्यवस्था, एक पल्ले की आयु, एक कोस का शरीर होता है, एक दिन के अंतराल से भोजन करते हैं। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों प्रकार के जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। सम्यक दृष्टि होगा तो मरण करके वैमानिकों में उत्पन्न होता है, और मिथ्या दृष्टि होगा तो मरण करके भवनत्र उत्पन्न होते हैं। बस अंतिम 5 मिनट में आखिर ऐसा क्या काम करता है जीव जिससे कि उसको कुभोग भूमि प्राप्त होती है, उसको यहाँ पर हम समझते हैं। जिनलिंग धारण कर मायाचारी करने से, जिनलिंग समझते हैं, है ना, जिनलिंग का मतलब होता है मुनि बनना, या फिर आरिका बनना, या फिर क्षुल्लक एल्लक जी बनना, क्षुल्लक जी एल्लक जी बनना, ऐसी अवस्था इनको बोलते हैं जिनलिंग। इन जिनलिंग को धारण करने के बाद मायाचारी के परिणाम होना, अर्थात बाहर से दिखावा कुछ हो रहा है और अंदर से व्यक्ति कुछ और परिणाम करता है। ऐसे जीव, है ना, अपनी तपस्या आदि के प्रभाव से या परिणामों की सरलता आदि होने की वजह से भोग भूमि तो प्राप्त करते लेकिन कुभोग भूमि को प्राप्त होते हैं। ठीक हुआ। और कुपात्रों को पात्र मान करके दान करने से, कुभोग भूमि का सबसे बड़ा कारण है कुपात्रों को दान देने से। यदि हम गलत व्यक्तियों को दान देते हैं, जो उसका गलत यूज करते हैं या गलत मिसयूज करते हैं, हमें मालूम है कि यहाँ का पैसा जो है वो मांस, मट्टी आदि, है ना, मांस आदि खाने में जाएगा, या यहाँ जो दे रहे हैं वो जुए शराबी ही बनेंगे ये लोग जिनको दिया जा रहा है। ऐसी चीजों को दान देने से निश्चित रूप से कुभोग भूमि में जीव जाता है। जिससे जस्ट इससे विपरीत अगर सत्पात्रों को दान देते हैं, है ना, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका आदि, है ना, या फिर अच्छे सद्ज्ञान अर्जन करने वाले अच्छे बच्चों को हम यदि दान करते हैं या उनको पढ़ाते हैं, तो ये सब भोग भूमि के कारण बनते हैं। लेकिन कुपात्रों को, जिसका अपव्यय होता है, जो व्यसनों में लगते हैं, जो जुए शराबी आदि में अपना समय बिताते हैं, ऐसे लोगों को पात्र मान करके, नहीं साहब ये सही है, ऐसा मान करके जो दान करते हैं वे कुभोग भूमि में जाते हैं। सच्चे दिगंबर साधुओं का जो अपमान करते हैं, है ना, अर्थात यद्यपि सही है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनके आगे मस्तक नहीं झुकाते हैं, उनको प्रणाम नहीं करते हैं, बिल्कुल अच्छी चर्या वाले साधु होने के बावजूद भी जिनको उनके सामने नतमस्तक होने का भाव नहीं होता है, वे भी, या फिर समय समय आने पर उनका नाम लेकर के उनको अपमानित करना, है ना, ये सब कारण होते हैं कुभोग भूमि के। व्रतियों की निंदा करना, मान लीजिए हमारे घर में कोई व्रती है तो हम बार बार यही परिणाम करते रहे कि अरे कब
सुलट जाए, कब समाप्त हो जाए, थक गए इनके पीछे काम करते करते, अरे हम भी शांति से रह नहीं पाते हैं, इनके लिए ये व्यवस्था करो, व्यवस्था करो। इस तरह की यदि व्रतियों की निंदा करने के परिणाम होते हैं तो ध्यान रखना बंधुओं, कुभोग भूमि का बंध होता है। कभी भी व्रतियों की निंदा नहीं करना। हर व्रती अपने आप में बहुत उत्कृष्ट होता है, बड़ी मेहनत के साथ, है ना, ये व्रतों का पालन होता है। और यदि वो करते हैं, हम नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम उनकी अनुमोदना करें, उनकी निंदा हमको कतई नहीं करनी चाहिए। सही जगह दान दे करके भी मन में शोक करना। मान लीजिए कि हमने कहीं दान बोल दिया कि 1 लाख रुपया हम दान बोलेंगे, फिर बाद में आकर के पछताना, और यार ये क्या हो गया, मेरे को नहीं देना चाहिए था, और वो सही जगह गया, सब कुछ अच्छा है, पर घर पर आकर के मान लीजिए पत्नी ने या फिर पति से आपस में बात करने पर पता चला, तो फिर मन में शोक उत्पन्न हुआ कि यार क्यों दिया दान, दान दे दिया, सब कुछ हो गया, बोल दिया, उसके बाद मन में पछतावा करना, शोक करना, इससे भी कुभोग भूमि का बंध होता है। और दूसरी बात, सूतक चल रहा हो घर में, सूतक पातक चल रहा हो, उस समय भी दान राशि नहीं, है ना, दान नहीं देना। दान देने से उससे भी कुभोग भूमि का बंध होता है। और रजस्वला अवस्था में, आप रजस्वला माता बहनें जो होती हैं, रजस्वला होती है ना, मासिक धर्म में जब होती हैं, उस समय में अगर कोई दान दिया जाता है तो वो दान भी ठीक नहीं होता है, या उससे स्पर्शित छुई हुई वस्तु को भी अगर दान किया जाता है तो ये भी कुभोग भूमि का कारण बताया जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज इस कुभोग भूमि की बड़ी विस्तार से और संक्षिप्त से कर्म भूमि और भोग भूमि के बारे में चर्चा की है। इसी तरह से बहुत सारी बातें और भी, पाताल लोक आदि भी हैं, लेकिन बस इतने तीनों भूमियों की बातें हमें समझनी है। सुख की दृष्टि से देखें तो भोग भूमि बहुत अच्छी है ना, कुभोग भूमि ठीक है, अच्छी तो नहीं कहेंगे, खराब है तीनों में, लेकिन कर्म भूमि सर्वोत्तम है, सबसे अच्छी है, क्योंकि यहाँ से जीव व्रत नियम संयम आदि धारण करके कम से कम स्वर्गादिक को या फिर और अच्छे कार्य करे तो मोक्ष आदि की प्राप्ति भी कर सकता है। हम सब कर्म भूमि में हैं, वर्तमान में पंचम काल में हैं भले ही, लेकिन इतना पुण्य जरूर करें जिससे कि सम्यक्त्व प्राप्ति करें और व्रती बन करके हम स्वर्ग, वैमानिक स्वर्ग में प्राप्त हों, और फिर वापस जब यहाँ पर चतुर्थ काल की अवस्था हो तब फिर हम यहाँ आकर के मोक्ष को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए द्वादशांग चिन्हवाणी माता की जय।